इसके बाद बहुत सिस्टमैटिकली हमारे जो कानून है, खास तौर से जो औरतों को विमेन्स मूवमेंट ने बहुत लंबी लड़ाई लड़के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हासिल किया था। जब से ये सरकार आई उन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया, और बहुत बहुत किस तरह से किया जाता है कि सबको पता भी ना चले। अब कोई औरत अगर पुलिस स्टेशन जाती है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है तो एफआईआर लॉन्च में ये कंपलसरी था कि एफआईआर लॉन्च हो। अब चाहे वो कितनी पिटी हुई, कितनी खून बहता हुआ किसी हाल में भी चली जाए, एफआईआर लॉन्च नहीं होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब आप जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। पति से पैसा लेगा, जेब में डालेगा और औरत धक्के खाती रहेगी। लगातार ये हो रहा है। एक बहुत लड़ाई के बाद, बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये डीवी एक्ट आया था। अगला एक्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबको बेटा चाहिए, क्योंकि बेटी का तो कोई मतलब नहीं है, बेटी को तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स्ट के रूल्स को बहुत सिस्टमैटिकली डाइल्यूट कर दिया गया। 3 रूल हटा दिए गए उसमें से। एक रूल वो जो ये जो कहलाते हैं जेनेटिक, उसके जो टेस्टिंग के जो लेबोरेटरीज हैं, पहले कंपलसरी था कि उनको अपने आप को रजिस्टर करना है और रिन्यूअल करना है। अब उसमें से रिन्यू करने का क्लॉज हटा दिया गया। मतलब अगर किसी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जरूरी ये था कि आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट की हार्ड कॉपी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसमें सबमिट करनी होती थी। अब वो हार्ड कॉपी सबमिट करना जरूरी नहीं है। इसका मतलब आप जो भी टेस्ट करते रहिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस अथॉरिटी को आप सबमिट करते थे उसको हर 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट देनी होती थी कि उसके इलाके में कितने ऐसे लेबोरेटरीज हैं जो प्रेगनेंसी के टेस्ट करते हैं, उसमें क्या टेस्ट किए गए, क्या उनमें से निकला, वो रिपोर्ट देनी होती थी। अब वो रिपोर्ट नहीं देनी होती। इसका मतलब ये है कि खुलेआम अब इलीगली टेस्ट करके और बताया जा सकता है कि आपके पेट में लड़का है या लड़की। और उसके बाद क्या होता है ये हमारे समाज में सब जानते हैं। तो ये बहुत सिस्टमैटिकली औरतों के को जो राइट्स दिए गए थे उनको डाइल्यूट किया जा रहा है। एक स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे मुल्क में बना था 1958 में शायद, जिसमें कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे से शादी कर सकते थे, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज से आते थे एक दूसरे से। और ये बहुत प्रोग्रेसिव था। हमारे जो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारे जो चाहे पहले जो हमारे लीडर्स थे, वो ये समझते थे कि इस मुल्क में जो सब बिल्कुल लुटा पुटा है, जहाँ कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे अब लड़के लड़कियां पढ़ने जाएंगे। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले, आईआईटीज बनाई, आईआईएम बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेजेस बनाए। जब जाएंगे तो आपस में दोस्तियां होंगी, इश्क भी होगा। और इश्क करना एक नेचुरल चीज है। ये अगर नेचुरल नहीं होता तो ये होता ही नहीं। और होगा तो एक दूसरे से शादियां भी करनी चाहेंगे। जो हिंदू धर्म नहीं करने देगा, इस्लाम भी नहीं करने देगा, सिख भी नहीं करने देगा, क्रिश्चियन भी नहीं करने देगा। इसलिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट हो जहाँ पे हिंदू, मुसलमान से, सिख, ईसाई से, किसी भी धर्म से कोई भी शादी कर सके। आज उस स्पेशल मैरिज एक्ट को बहुत सिस्टमैटिकली डाइल्यूट किया जा रहा है। गुजरात में उन्होंने ये कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए आपको माँ बाप से इजाजत लेनी पड़ेगी। भाई, माँ बाप से इजाजत दे रहे होते तो उनको जाके स्पेशल मैरिज एक्ट में शायद जाना ही नहीं पड़ता या घर से भागना ही नहीं पड़ता। अगर माँ बाप की इतनी समझ में आता कि हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, नौजवान हो गए, इनको हक है कि अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहे। जरूरी नहीं है कि जो इस जात का है उसको उसी जात के अंदर ही शादी करनी है। स्पेशल मैरिज एक्ट पे खास तौर से अटैक है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में जो लोग शादियां करने जाते हैं, शादी से पहले ही उनके घरों पे, खास तौर से अगर लड़का मुसलमान है
उनके घरों पे विश्व हिंदू परिषद पहुंचती है, धमकाती है, और नहीं होता तो अभी आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर जाके उस लड़के को पीट पीट के मार दिया जाता है। और लगातार ये खबरें आती हैं पूरे हिंदुस्तान से, खास तौर से जहाँ पे बीजेपी की हुकूमतें हैं, जहाँ पे इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, और जो नहीं होता उसको हमारे खानदान ऑनर किलिंग के नाम पे मार देते हैं। इसी तरह से लगातार औरतों इस तरह, फिर ये जो केरला से शुरू हुआ फिर गुजरात तक गया लव जिहाद को एक ऑर्डिनरी, अगर आप डाटा देखें तो 60% शादियां ऐसी हैं जहां पे लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है, और 40% शादियां ऐसी हैं जहां लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है या किसी और कम्युनिटी का है। और उसकी वजह 60-40 की भी वजह ये है कि मुसलमान, जो ज़्यादातर मुसलमान हैं वो बहुत गरीब है। तो सच्चर कमेटी हमें बता चुकी है, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। इसलिए लड़कियां कॉलेज लेवल तक कंपैरेटिवली कम नंबर पहुंचता है। अगर बराबर का नंबर पहुंचता तो वहां भी 50 और 50% ही होता। तो जब लड़का मुसलमान है उसको हम लव जिहाद कहते हैं, लेकिन जब लड़की मुसलमान हिंदू से शादी कर रही है तो उसको हम लव जिहाद नहीं कहते, उस शादी को हम देखते भी नहीं। मेरी बड़ी बहन जो है उनके हस्बैंड सिख है, जो सबसे बड़ी बहन थी उनके हस्बैंड राजपूत थे, जो मेरी भाई की बेटी है उन्होंने एक दलित से शादी की है। ये इनमें से कोई शादियां उनको लव जिहाद नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पे लड़का मुसलमान नहीं। और लगातार इसके नाम पे जो पूरे मुल्क में नफरत फैलाई जाती है उसकी कोई इंतहा नहीं। जिस तरह से अपनी घटिया और घिनौनी राजनीति औरतों के शरीर पे की जा रही है जब से ये सरकार आई है, और जब से आरएसएस ने इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का फैसला किया। 3 संस्थाएं हैं, विद्या भारती, आरोग्य भारती, गर्भ विज्ञान संस्कार, जो पिछले 10 साल से और उससे भी पहले से 10 साल से बहुत तेजी आ गई है, इस देश में एक्सपेरिमेंट कर रही है कि हम जिसको कहते हैं वो उत्तम संतति कैसे पैदा करें। मतलब एक जो हिटलर उस टाइम ब्लू आइड बेबीज की बात करते थे, जो आर्यन खून हो, जिसकी आंखें नीली हो, उस तरह के बच्चे पैदा करने की। और तभी उन्होंने ये कहा था कि औरतों का काम है कि अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करें। ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हिंदुस्तान में हमारी औरतों के शरीर पे, कि आप किस तरह से ऐसा बच्चा पैदा करें जो हैंडसम हो, जिसकी सारी जो उसमें जीन्स हैं वो सिर्फ अपर कास्ट की जीन्स हो, और जिस तरह का एक आर्यन रेस ये बनाना चाहते हैं। वो भी आर्यन रेस का रोना रोते थे, ये भी आर्यों का रोना रोते हैं। बलात्कार को एक बाकायदा पॉलिटिकल टूल की तरह इस देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिनको हम ये रोज सुबह शाम वीर सावरकर कहते हैं, अगर आप में से कुछ ने पढ़ा होगा तो सावरकर ने ये कहा है और जस्टिफाई किया है कि रेप को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। उसने कई जगह लिखा है कि क्यों शिवाजी ने मुसलमान औरतों को छोड़ दिया, और ये लंबी कहानी सुना के कि हमारी औरतों के साथ ये हुआ तो मुसलमान औरतों के साथ भी रेप होना चाहिए एज अ पॉलिटिकल टूल। हमने बहुत कुछ देखा इस देश में, 1984 भी देखा, 2002 भी देखा, और जिस तरह से वहाँ पे औरतों के साथ सब कुछ हुआ। लेकिन जब से मोदी सरकार आने से पहले, मुझे कम से कम याद नहीं, अगर हुआ हो तो मुझे बताएं, बलात्कारियों के साथ जो उनका फेलिसिटेशन होते हैं, जो उनको एक हीरो बनाया जाता है, वो इस देश में पहले करते हैं। चाहे कठुआ के बलात्कारी थे या हाथरस के थे या उन्नाव के थे या बिल्किस बानो के, उनके सपोर्ट में कैंडल लाइट डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। जब वो बाहर आते हैं, बेल मिलती है तो उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको मिठाई बांटी जाती है। बिल्किस बानो जिसने 20 साल से ऊपर लड़ाई लड़ी कोर्ट में, और एक गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक और सुप्रीम कोर्ट तक जहां पे कन्विक्शन हुआ उसके रेपिस्ट का, उन रेपिस्ट को गुजरात में छोड़ दिया गया, और जब वो बाहर आए तो उनके गले में मालाएं पहनाई गई। इससे ज्यादा सिख समाज कोई नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बीमार समाज कोई नहीं हो सकता, जो बलात्कार करने वालों को मिठाई खिलाए, उनके गले में मालाएं डाले।
और उस पे हम सिर्फ एक स्टेटमेंट निकाल के और छोड़ दें, हमारा काम हो गया, कंडेम कर दिया सारी संस्थाओं ने, वी कंडेम दिस और काम खत्म हो गया। सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो अल्टीमेटली हो रहा है औरतों के साथ हो रहा है। छत्तीसगढ़ का आपने अभी केस देखा होगा, एक औरत जिसके साथ उसका पति बलात्कार करता है, कई बार अननेचुरल सेक्स करता है, वो हॉस्पिटल में अपना बयान देती है, डाइंग डिक्लेरेशन है उसका कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स हुआ, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि ये अननेचुरल सेक्स की वजह से इसकी डेथ हुई है, और जज उसको छोड़ देता है। 377, 304, 376 सारे कानून, सारे आईपीसी के उसके ऊपर केस लगे हुए हैं, और जज उसको रिहा कर देता है। क्योंकि अब चाहे वो पुलिस हो चाहे वो जुडिशरी हो, वहां पे इतना इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, ना सिर्फ पितृसत्ता की सोच के साथ, लेकिन जो बाकायदा जहां पे लोगों को आरएसएस की एक खास सोच के साथ बिठाया गया, और ये रेप को एज अ टूल यूज करना, ये ऐसा नहीं है कि अभी हम देख रहे हैं, जो हमने अभी मैंने उन्नाव और ये आपको बताया, कोई भी राइट हो, 1984 आप जानते हैं, 2002 में जो कुछ हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, या उसके बाद जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जिस टाइम जॉर्ज फर्नांडिस जिस टाइम 2002 में पार्लियामेंट में कह रहे थे कि गुजरात में एक रेप हुआ है, मैंने 38 गैंगरेप सर्वाइवर्स की स्टोरीज खुद रिकॉर्ड की है। 38 ऐसी औरतें जिनके साथ गैंगरेप हुआ था, 7, 8, 9, 10 और उससे भी ज्यादा, उनकी कहानियां मैंने लिखी हैं 2002 में, और हर औरत ने मुझे ये बताया कि उसकी आंखों के सामने और 7-8 औरतों के साथ वैसा ही हुआ, बाद में उनके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई, या उनके स्तन काट दिए, या उनके वजाइनाज में रॉड्स डाली गई। मैं ऐसी औरतों से मिली हूँ जो 4-4 महीना बिस्तर से नहीं खड़ी हो पाई थी, जिस वक्त ये कह रहे थे कि वहां एक रेप हुआ। जिस तरह औरतों के शरीर पे ये जंग लड़ी जा रही है, जो हिंदुत्व की जंग है, जो फांसीवाद की जंग है, उसके खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, और हम का मतलब औरतें नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी इस मुल्क के हर उस शहरी को जो इस संविधान को बचाना चाहता है, जो लोकतंत्र को बचाना चाहता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि औरतों का हक तभी सुरक्षित रह सकता है, या मुसलमानों का, या दलितों का, या आदिवासियों का, या LGBTQI कम्युनिटीज का, किसी भी कम्युनिटी, जो भी मार्जिनलाइज पिछड़े हुए वर्ग हैं या गरीबों का, तभी तक उनके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, और तभी तक वो सुरक्षित रह सकता है अगर हमारा संविधान सुरक्षित रहे, अगर हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि चौतरफा हमला है डेमोक्रेसी पे, चौतरफा हमला है कॉन्स्टिट्यूशन पे। इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में जाऊं, लेकिन मैं, क्योंकि अभी ये जिक्र हुआ था, अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट से ही जिक्र हुआ कि ये फांसीवादी सरकार नहीं है, तो मैं चाहूंगी आपको थोड़े से फांसीवाद के लक्षण बताना। फांसीवाद 2 जगह पे है, एक तो सोच के स्तर पे,